हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बता दूं तुम लोग को। हिस्ट्री में बाकी तो शॉर्ट नोट्स एक्सप्लेन जो टेक्सचर है वही आता है। खाली ब्रीफ में जो तुम्हारा 9th का पैटर्न है 4 में से 2 लिखना रहता है ब्रीफ आंसर्स। उसमें से 2 टेक्सचुअल रहेंगे, 2 में एक कुछ बाहर का अगड़म बगड़म आता है, कभी टेक्सचुअल होता है, और एक ऐसे पिक्चर रीडिंग आएगा। पूरी बुक में ऐसे बहुत से पिक्चर्स है। ये पिक्चर देंगे उसके बारे में लिखो, या तो ये सब बूढ़े लोग का जो फोटो है वो फोटो देंगे उसके बारे में तुम्हें लिखना है, तो वो सब टफ हो जाएगा। तो बेटर है एक भी आंसर स्किप मत करना लर्निंग में। नहीं तो बहुत लोग सोचते हैं यार ये बड़ा है छोड़ देते हैं, और वही एग्ज़ाम में आया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए बाकी शॉर्ट नोट गिव रीज़न वो सब टेक्सचुअली आते हैं। खाली ये ब्रीफ जो है 4 में से 2 लिखने के, 2 टेक्सचुअली आएंगे। एक का चांसेस है टेक्सचुअल आना, कभी बाहर से पूछते हैं। और एक ये जो फोटोज़ है ये है, ये सब जो फोटो है फोटो देंगे, वो कौन है उसको पहचानो और उसके बारे में लिखो, वो सब रहता है। तो वो टफ हो जाता है। तो बेटर है हिस्ट्री कुछ भी स्किप मत करना तुम्हारे मन से कि चलो ये स्किप किया, ये बड़ा आंसर है स्किप किया, वो सब मत करना। और हिस्ट्री सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट बोलूँ तो तुम्हारा सबसे टफ हिस्ट्री ही है। स्पेशली जो पास होने के लिए वो तो ऑब्जेक्टिव और सबसे हो जाते हैं, बट स्कोर करने के लिए आंसर ओन की लैंग्वेज में लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड, तुम्हारी स्कूल वाले स्कॉलर्स को या होली मेरी हो, स्कूल वाले मार्क्स नहीं देते। होली मेरी में तो डाइजेस्ट का भी लिखेंगे तो भी नहीं देते। और स्कॉलर्स में अगर ये मास्टर की वालों का चंदा मिल जाएगा स्कूल में तो वो लोग अलाउ करते हैं, नहीं तो वो लोग मार्क्स काटते हैं। तो काटते हैं मालूम है, स्टार्टिंग में काटते थे। फिर जो जिससे मैं पहले बुक्स लेता था, मैं खुद बुक्स देता था, तो वो लोग यहाँ स्कूल में देते थे। तो फिर स्कूल और स्कॉलर्स वाले बोले कि मास्टर की से ही पढ़ो। अब उन्होंने बंद किया है वापस, तो वो लोग टीचर्स भी खुद बोल रहे हैं कि मास्टर की का पढ़ोगे तो मार्क्स काटेंगे। तो टेंशन मत लो, स्कूल का तुम्हें मार्क्स कम भी आएगा तो नो कोई मतलब नहीं है वो मार्क्स के। बोर्ड्स में मुंबई में जो बड़े बड़े क्लासेस है जो भी है सब मास्टर की ही यूज़ करते हैं और उसके मार्क्स अच्छे से मिलते हैं। खाली एक परफेक्शन ये रहना चाहिए कि तुम्हारी ओन लैंग्वेज में लिखते हैं आंसर्स, ऐसे लिखोगे तो गड़बड़ होगी तो मार्क्स कम ही मिलेंगे। जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है हिस्ट्री में, जैसे मेरा सन था तो ओलिमेर में टीचर्स ने खुद बोला वो ओन से लिखता है तो उसको सीधा मार्क्स कम ही मिले थे। फिर आफ्टर दिवाली उसने वापस प्रिपेयर खुद से किया था, पूरा रट्टा ही मारा था, तो ऑब्वियसली उसको फिर 98 आया था 100 में से। तो ऐसा वो कुछ नहीं है कि मार्क्स कम आते, ये आते वो आते, ऐसा नहीं है। खाली स्कूल में वो लोग डराते हैं। तो खास ध्यान रखना है, हिस्ट्री तुम्हें रट्टा ही मारना पड़ेगा। ज्योग्राफी में तो ठीक है 4 ही आंसर लिखने रहते हैं, 2 गिव रीजन और 2 ब्रीफ, बाकी पूरा ऑब्जेक्टिव ही आएगा। लेकिन हिस्ट्री में क्वेश्चन आंसर्स है और तुम्हें रट्टा ही मारना रहेगा, ध्यान रखना। चलो फर्स्ट चैप्टर, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। Historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnection। यानी historical research निकालते हैं हम, राइटिंग उसकी स्टडीज़ करते हैं। उसके पीछे हेतु क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी यानी कौन सी घटना पहले हुई कौन सी उसके बाद हुई, वो सब जानने के लिए ही यूज़ होता है। और उसका इंटरकनेक्शन, और वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द एम्पेरिकल मेथड यानी वही लेबोरेटरी मेथड जिसमें एक्सपेरिमेंट्स और सब करते वो चीज़ इज़ यूज टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज। यानी फिजिकल और नेचुरल साइंस यानी हमारा जो साइंस है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सब करते हैं, उसका कोई टाइम या प्लेस से कोई मतलब नहीं होता है। तुम चाहे वो एक्सपेरिमेंट 4 दिन बाद करो तो भी आंसर वही आएगा, या 1 साल बाद करो तो भी आंसर वही आता है। दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज दैट रिमेन ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। यानी टाइम और स्पेस का कोई महत्व नहीं है कि तुम कभी भी करो,
वो साइंस का क्या है, लॉज बनाओ, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करो और प्रूफ करो। Those laws can be tested and proved repeatedly, उसको तुम रिपीटेडली प्रूव कर सकते हो, एक साल बात करो तो भी आंसर वही आता है। लेकिन क्या हिस्ट्री रिपीट कर सकते हैं हम? हमारे बापू गांधी बापू को वापस ला सकते हैं, गोडसे को बोल सकते हैं वापस गोली मार, तो सब चीज़ पॉसिबल नहीं है, यानी हिस्ट्री में वो चीज़ नहीं है। तो देखो, इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज़ द मेथड ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। हिस्ट्री में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। This is so because we are not present in the historical time and space, and the historical events cannot be recreated. यानी recreate यानी repeat नहीं कर सकते हम। Also in history, it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of time and space. यानी history में हम ऐसे laws भी नहीं बना सकते जिसका time और space से कोई relation हो और हम चलो laws बना देते हैं, तो वो भी चीज़ नहीं है। To begin, we need an expert who knows the knowledge and script of a historical document in order to read it and understand its meaning। यानी इसके लिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत है जिसको अलग अलग तरह की लैंग्वेज, राइटिंग स्क्रिप्ट, वो सब उसको लिखने पढ़ने समझने आना चाहिए। ऑल्सो द एक्सपर्ट्स कैन एग्जामाइन द ऑथेंसिटी। ऑथेंसिटी वर्ड हर चैप्टर में आएगा, ध्यान रखो। ऑथेंसिटी यानी जेन्यून, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो जेन्यून है कि नहीं, ट्रू है कि नहीं, वो समझने के लिए। ऑथेंसिटी यानी जेन्यून, सच है कि नहीं ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग क्राइटेरिया, यानी वो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो रियल है कि फेक है, तो कैसे जांच किया जाए। जैसे लेटरिंग स्टाइल उसकी क्या है, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर क्या है, स्टैम्प ऑफ अथॉरिटीज़, जो अथॉरिटी कौन से राजा का स्टैम्प है, वो सब से पता चलता है। सच ए डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज यानी ये भी वर्ड बार बार आएगा, स्क्रूटिनाइज यानी एग्जामाइन, जांच पड़ताल करना हो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, बाय ए हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। यानी जो भी डॉक्यूमेंट मिलते हैं उसको पूरी जांच पड़ताल होती है कि ये सच है कि झूठ है। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, इसमें इफ़ यू वांट तुम नंबर डाल सकते हो। पहला पॉइंट आएगा, देखो, कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, क्लॉकवाइज जाएंगे। कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हो पहला पॉइंट है, तो देखो कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द प्रोसेस, यानी पहले सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, हाईलाइट करो प्रोसेस को, दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन, यानी जिसके कारण हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन हुआ है। कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस, यानी उसको दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट, यानी जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिला है वो कौन से इवेंट से रिलेटेड है, कौन से टाइम पीरियड का है। एंड ऑल्सो वेरियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, और दूसरे कौन से मेथड्स यूज हुए हैं वो सब चीज़ देखो। तीसरा, फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चन इन व्यू ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंस, जो चीज़ मिली है हमें हिस्टोरिकल उसके रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करो, क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन है वो। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन लिमिटेड एविडेंस, यानी उसके साथ में एविडेंस क्या है, सबूत क्या है, जो भी सबूत है उसकी जांच पड़ताल करो, स्टडी करो। उसके बाद क्रिटिकल एग्जामाइन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी जो भी सोर्सेज से हमें मिला है उसकी क्रिटिकल बारीकी से एग्जामाइन करो, जांच पड़ताल करो कि जो सोर्सेज से हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो सही है कि नहीं है। एंड लास्ट, examining relevant references of the available historical information, यानी जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको बारीकी से जांच पड़ताल करो। तो इस तरह ये प्रोसेस होता है। मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर, डिसिप्लिन्स यानी सब्जेक्ट्स, मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स क्या है देखो इन हिस्टोरिकल रिसर्च में। जैसे आर्कोलॉजी, आर्कोलॉजी यानी जो ज़मीन की खुदाई करके निकालते हैं, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन था वैसे आर्कोलॉजी यानी खुदाई। आर्चिवल साइंस, आर्चिव्स, ये वर्ड बार बार आएगा आगे चल के। आर्चिव्स यानी क्या, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। आर्चिवल यानी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी यानी हैंड रिटन बुक्स, हाथ से लिखी हुई बुक को मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी कहते हैं। एपिग्राफी यानी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन यानी पहले के टाइम में कुछ भी किंग का ऑर्डर था या कुछ भी वर्ड्स
जो भी थे वो रॉक्स के ऊपर, मेटल प्लेट्स के ऊपर लिखा जाता था, उसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। एनालाइजिंग ऑफ लेटरिंग स्टाइल, यानी लेटर की स्टाइल कौन सी है, उससे भी हिस्ट्री का पीरियड पता चलता था। लिंग्विस्टिक्स यानी रिलेटेड टू लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है। न्यूमिस्मैटिक्स यानी स्टडी ऑफ कॉइन्स, जो कॉइन्स की स्टडी करते हैं उसको न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। जीनोलॉजी यानी स्टडी ऑफ लीनेज यानी एंसेस्टर्स के बारे में जो पढ़ाई करते हैं उसको जीनोलॉजी कहते हैं। ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, ये आंसर ये व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी उसका आंसर है। तो देखो हिस्टोरियोग्राफी क्या है। वी हैव लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, हमने हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के बारे में पढ़ा है। क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेज यानी उसकी बारीकी से बात जांच पड़ताल करो। एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नरेटिव यानी हिस्टोरिकल नरेटिव लिखो। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव, और ये जो राइटिंग लिखते हैं पर्टिकुलर हिस्ट्री के बारे में उसी को हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। और स्कॉलर जो जब लिखता है उसको हिस्टोरियन कहते हैं। हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव, यानी हर एक घटना, हर एक भूतपूर्व ये पास्ट इवेंट को इंक्लूड नहीं कर सकता है। द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट बाय हिस्टोरियन ऑफ्टन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एडेप्टेड बाय हिम, यानी जो भी हिस्टोरिकल इवेंट जो भी हुई है तो उसमें हिस्टोरियन कौन सा मेथड यूज़ करता है, कौन सा टाइप का फ्रेमवर्क यूज़ करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, यानी किस तरह का काम वो करता है तो उसकी राइटिंग से भी पता चलता है। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव दैट इज हिस्टोरियोग्राफी वाज नॉट ओनली प्रेवलेंट इन एंशिएंट सोसाइटीज ऑफ वर्ल्ड, यानी ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरिक नरेटिव वो खाली एंशिएंट सोसाइटीज तक सीमित नहीं था। दैट डज नॉट मीन दैट दे वर नॉट अवेयर ऑफ हिस्टोरिकल टाइम और वर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट, यानी वो लोग खाली उनको हिस्ट्री लिखना करना वो नहीं आता था वैसा नहीं है। और वो नॉट ईगर टू नो अबाउट इट, यानी उनको उत्सुकता भी नहीं थी जानने की, ऐसा कुछ नहीं था। एंशिएंट पीपल को भी ज़रूरत थी कि वो अपनी स्टोरी आगे की जनरेशन को सुनाए। जैसे तुम लोगों ने तुम्हारे घर पे अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो कहते होंगे हमारे ज़माने में तो हम ये करते थे, तुम लोग क्या करते हो, ये करते थे, क्या करते हो, वो सब सुनने में आता होगा वो चीज़। तो एंशिएंट पीपल ऑल्सो फेल्ट द नीड ऑफ पासिंग ऑफ स्टोरीज ऑफ लाइफ एंड वेलोर यानी स्ट्रेंथ ऑफ एंसेस्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, आगे की जनरेशन को सुनाने में उनको भी ये था। एंशिएंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन्स, जैसे केव पेंटिंग्स करते थे, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स, बैलाड्स यानी पोयम्स एक्सेट्रा। जैसे रामायण क्या है, देखो रामायण शुरू या ख़त्म होने के टाइम वो आते थे, पंडित रविशंकर आते थे और वो पोयम के रूप में ये रामायण बोलते थे, फिर उसको उस तरह से उन्होंने स्टोरी में कन्वर्ट किया है। तो दीज ट्रेडिशनल मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये भी एक आंसर है लर्निंग का, ध्यान रखना, ब्रीफ आंसर है, 4 पॉइंट। इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, यानी उसका मेथड किसके ऊपर बेस्ड है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। उसका इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चन, यानी सबसे पहला स्टेप है उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो फ्रेम करो। सेकंड, दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी रिलेटेड टू सोसाइटी एंड ह्यूमन, एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी रिलेटेड टू सोसाइटी एंड ह्यूमन। It means that these questions are about the deeds of the members of ancient human societies of particular period, यानी ये questions किससे, deeds यानी actions, किसका, human, ancient human का जो actions होता है particular period का, उसके बारे में। History does not suggest any interrelation between the divine and human deeds, यानी history कुछ divine यानी गॉड और ह्यूमन एक्शंस के बीच के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया है। एंड ह्यूमन का ही एक्शन उसकी सोसाइटी में क्या है उसका एक्सप्लेनेशन है। आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। जो पहला क्वेश्चन फॉर्मिंग था उसके आंसर्स किसके रिलेटेड हैं, हमारे जो रिलेटेड एविडेंस है उससे रिलेटेड रहेंगे। और चौथा,
हिस्ट्री रिप्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। यानी हिस्ट्री क्या बताता है? ग्राफ बताता है किसका? ह्यूमन का, मैनकाइंड का जर्नी बताता है ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। It is said that modern historiography with the above characteristics has its roots in the ancient Greek। यानी उसके रूट्स किसमें? एंशिएंट ग्रीक्स में पाए गए थे। तो हिस्ट्री भी एक ओरिजिनली ग्रीक टर्म है। Herodotus, the Greek historian of 5th century BC, used it first for its book entitled The Histories। यानी हीरोडोटस करके जो ग्रीक हिस्टोरियन था उसने ये हिस्ट्री शब्द निकाला है। फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ साइंस रिस्पेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। यानी यूरोप में भी हिस्टोरियोग्राफी का महत्व हुआ। कब? 18th सेंचुरी तक वो लोग भी उस पर ध्यान नहीं देते थे। 18th सेंचुरी के बाद वो लोग ने हिस्ट्री के ऊपर नए नए लाइब्रेरीज ऑल्सो ओपन किए। तो देखो टिल 18th सेंचुरी सी यूरोप हैड अचीव्ड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस। यूरोप ने प्रोग्रेस किया था किसमें? फिलोसॉफी और साइंस में प्रोग्रेस किया था। स्कॉलर्स बाय देन हैड केम टू बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडीइंग द सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ्स बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स। यानी स्कॉलर्स जो थे वहाँ के, वो लोग क्या बिलीव करते थे? स्टडिंग ऑफ सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ, साइंटिफिक मेथड डाल के वो स्टडी करते थे। नाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कशन फोकस मोर एंड मोर ऑन ऑब्जेक्ट। यानी जो फिलोसॉफिकल डिस्कशंस थे वो सब्जेक्टिव को कम और ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा महत्व देते थे। प्रायर टू 18th सेंचुरी ऑल यूरोपियन यूनिवर्सिटीज वर इंटरेस्टेड ओनली इन फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेज यानी लेक्चर्स। 18th सेंचुरी के पहले सारे यूरोप के यूनिवर्सिटीज फिलोसॉफिकल लेक्चर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, जो रिवॉल्व होता था अराउंड डिवाइन फिनोमिना। डिवाइन यानी भगवान रिलेटेड और वो सभी बातें करते थे। लेकिन however gradually this scenario began to change. In 1737 CE the Göttingen University was founded in Germany. This university was the first time had an independent department of history। यानी इसका एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट था। लेटर ऑन जर्मन यूनिवर्सिटी एक सेंटर हो गया हिस्टोरिकल स्टडीज के लिए। अब नोटेबल स्कॉलर्स। द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनी स्कॉलर्स आर इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोग्राफी। हम वो स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जितने हैं देखो, रेने डिस्कार्टस, वोल्टायर, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगेल, लियोपोल्ड रेनकी, कार्ल मार्क्स, एनालिस कोल, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, माइकल फोकॉल्ट। समझो यहाँ से पूरा तुम्हें रट्टा ही मारना है, सारे आंसर है। हर एक हिस्टोरियन का हर एक आंसर है, या गिव रीजन में है या शॉर्ट नोट में या ब्रीफ में, पूरा पूरा वही है हर एक हिस्टोरियन। और इसके बेस में ही आता है कि क्या सब ने हिस्टोरियन का क्या है, ये हिस्ट्री यहाँ तक था, उसने हिस्ट्री को एक्सपांड किया, इसने हिस्ट्री को एक्सपांड किया। जैसे एक जन खाली हिस्ट्री एक्शंस के बारे में लिखता था, दूसरे ने इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को इंक्लूड किया, तीसरे ने क्लाइमेट वॉर्स उनको इंक्लूड किया। उस तरह से एक्सपांड करते गए। हर एक हिस्टोरियन क्या है, अपना अपना ये डालते गए एक्स्ट्रा। तो देखो पहले रेने डिस्कार्टस। रेने डिस्कार्टस वाज द फोरमोस्ट अमंग द स्कॉलर, यानी सबसे आगे था ये स्कॉलर, who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them। यानी वो इसमें आगे था कि जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उसकी बारीकी से जांच पड़ताल हो। Among the rules given by him in his book, देखो हर एक हिस्टोरियन की एक या दो बुक है, वो रॉन्ग पैर में आता है क्वेश्चन, रॉन्ग पैर में आएगा। हिस्टोरियन उसकी बुक का नाम, हिस्टोरियन उसकी बुक का नाम, तो मे भी तुम्हें ना भी मिले, बुक से ही पूछे जाता है। रॉन्ग पैर ज़्यादातर बुक के अंदर से भी ज़्यादा पूछा जाता है। तो हर एक चैप्टर में ऐसा ही है कि इसका कहीं पे पेपर का है तो न्यूज़पेपर उसका जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर उसका जर्नलिस्ट, ये रॉन्ग पैर में आता है, तो वो सब चीज़ पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखो ये हिस्टोरियन की बुक क्या है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। द फॉलोइंग इज सपोज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। यानी उसकी बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड वो किसके ऊपर जोर देती थी कि नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग, यानी कुछ भी ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करने का, जब तक हर एक डाउट क्लियर ना हो जाए तब तक एक्सेप्ट नहीं करना है, ऐसे ये हिस्टोरियन का मानना था। वोल्टायर। वोल्टायर ओरिजिनल नेम वाज फ्रैंकोइस मैरी औरत। ही वाज फ्रेंच।
He opined that along with objective truth and chronology of historical events, यानी उसकी ओपिनियन क्या थी कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और क्रोनोलॉजी और हिस्टोरिकल इवेंट्स, उसके साथ उसने कंसिडरिंग सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा वाज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट इन हिस्टोग्राफी, यानी हिस्ट्री का उसने स्कोप बढ़ा दिया। पहले क्या था, खाली ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और जो क्रोनोलॉजी इवेंट्स की घटना कैसे आती है वहाँ तक उसने बोला सीमित नहीं है, हिस्ट्री में ये सब भी इंक्लूड होना चाहिए। It gave rise to the thought that understanding all aspects of human life is important for history writing, यानी उसने बोला कि ह्यूमन एक्सपेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये सब चीज़ की भी पहलू जरूरी है। Thus it is said that Voltaire was the founder of modern historiography, यानी वोल्टायर क्या था, एक फाउंडर था किसका, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हेगल, Hegel was a German philosopher. He insisted that the historical reality should be presented in a logical manner, यानी उसको एक लॉजिकल मैनर से प्रस्तुत किया जाए। To him, the timeline of historical event was indicative of progress. उसके लिए टाइमलाइन जरूरी था कि कौन सी घटना पहले, फिर कौन सी। He also thought that the presentation of history is bound to change over time as new evidence would come forth, यानी हिस्ट्री चेंज होते जाएगा, पर्टिकुलर टाइम पे हिस्ट्री चेंज होते जाएगा, जैसे नए एविडेंस आते जाएंगे वैसे चेंज हो जाएगा। विद हेगल्स फिलोसॉफी many scholars were convinced that the historical methods were not of lesser quality though they differed from scientific methods, यानी कोई भी हिस्टोरिकल मेथड लेसर इसका क्वालिटी का नहीं था, लेकिन हर एक का अलग अलग डिफरेंट मेथड था। द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर्स एंड आर्टिकल्स इज पब्लिश्ड इन द बुक, देखो उसकी बुक कौन सी है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। हिज बुक रीजन एंड हिस्ट्री इज वेल नोन, इसने 2 बुक्स लिखी थी। It is good to know this. According to Hegel, grasping the meaning of any event, grasping यानी holding, किसी भी चीज़ का meaning hold करने में of any event happen in terms of 2 direct opposites, यानी 2 opposites होते हैं सीधा। Human mind cannot understand the true nature of that event, यानी हमारा nature वो event को perfect समझ नहीं सकता है without understanding the opposites, जैसे ट्रू है फॉल्स है, ट्रू क्यों है फॉल्स क्यों है, दोनों का अपना अपना मीनिंग है, गुड बैड एक्सेट्रा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ थिंग वन नीड्स टू नो बोथ ट्रू एंड फॉल्स, यानी हमें किसी चीज़ को समझने के लिए हमें दोनों चीज़ देखते हैं। देखो हम किसी चीज़ की हाँ या ना कहते हैं तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ देखते हैं, ये करूँगा तो क्या होगा और ये नहीं करूँगा तो क्या होगा, तो वैसे उसकी राइट ये प्रॉपर्टी की वो दोनों नजर से देखता था। ट्रू और फॉल्स, सिमिलरली गुड और बैड। दिस मेथड ऑफ एनालिसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन ऑपोजिट्स, उसको हम डायलेक्टिक्स कहते हैं। इन दिस मेथड अ थियरी इज प्रपोज एट द बिगिनिंग व्हिच इज कॉल्ड थीसिस, यानी पहले एक थियरी को प्रपोज किया जाता है उसको थीसिस कहते हैं। देन अनदर थियरी इज प्रपोज, जो उसका एकदम कॉन्ट्रेरी ऑपोजिट होता है उसको हम एंटीथीसिस कहते हैं। तो देखो इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच है एंटीथीसिस, उसमें क्या होता है ऑपोजिट वर्ड्स जब रहते हैं बैक टू बैक तो उसको एंटीथीसिस कहते हैं। तो आफ्टर द थोरो लॉजिकल डिस्कशन ऑफ बोथ अ न्यू थीसिस इज प्रपोज्ड व्हिच इंक्लूड्स द गिस्ट ऑफ बोथ, गिस्ट यानी मीनिंग, जो उसमें दोनों का मीनिंग होता है, थीसिस एंड एंटीथीसिस, एंड दिस प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट न्यू थीसिस इज कॉल्ड सिंथेसिस। लियोपोल्ड वॉन रैंकी, ये भी आंसर है। Historiography of 19th century was greatly influenced by the thought of Leopold von Ranke of Berlin University. He spoke about critical method of historical research. उसने भी क्या बोला कि सब चीज़ बारीकी से जांच पड़ताल होनी चाहिए। He put emphasis on the utmost importance of information gathered through original documents, यानी उसने importance किस पे दिया, उसने ज़्यादा importance जहाँ से हमें documents मिली, इंफॉर्मेशन मिली, उस चीज़ पे उसने ज़्यादा ये दिया जो। He also stated that all types of documents associated with a historical event need to be examined with greatest care, यानी जो भी हिस्टोरिकल रिलेटेड डॉक्यूमेंट मिले उस ग्रेटेस्ट केयर से जांच पड़ताल करो। He believed that with this method it was possible to reach the historical truth, यानी ये जिस तरह से हम हिस्टोरिकल ट्रूथ तक पहुँचेंगे। He criticized imagination narration of history,
क्रिटिसाइज यानी बहिष्कार किया, इमेजिनेशन होगा, शायद कर लूँगा, शायद मालूम नहीं, वैसे वो वर्ड्स वो बिलीव नहीं करता था। कलेक्शन ऑफ आर्टिकल इज पब्लिश्ड इन 2 बुक्स, उसकी 2 बुक्स है, देखो, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। कार्ल मार्क्स, इसका भी एक आंसर है, ब्रीफ में आंसर है इसका। In the later half of 19th century, a new school of thought arose, keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx। यानी एक 19th century के later half में नए historian का जन्म हुआ, कार्ल मार्क्स। According to Karl Marx, history was not about abstract ideas। यानी history एक abstract ideas नहीं है, जैसे abstract noun क्या था, abstract noun जिसको हम टच नहीं कर सकते वो सब, तो इसने बोला कि history एक abstract ideas नहीं है, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। वो कहता है कि वो लिविंग पीपल के बारे में है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल एंड द ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रिविलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आंसर में भी, तो ध्यान दो, ये पॉइंट क्या है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय फंडामेंटल नीड्स। फंडामेंटल नीड्स यानी बेसिक नीड्स, यानी ह्यूमन रिलेशनशिप्स को शेप कैसे दिया गया, उनकी बेसिक नीड्स के हिसाब से। एंड ओनरशिप, ओनरशिप किसकी ओनरशिप, जहाँ से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है तो उसका ओनरशिप किसके पास है, वो चीज़। एज वेल एज नेचर ऑफ प्रिविलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। नेचर ऑफ प्रिविलेंट मीन, प्रिविलेंट यानी वाइड स्प्रेड, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका नेचर क्या है, टू मीट दोज नीड्स, यानी हमारी जो नीड्स फुलफिल कर रहे हैं, किसके द्वारा वो प्रोडक्शन हो रहा है, वो चीज़, वो इम्पोर्टेंट है। द एसेसिबिलिटी ऑफ दीज मीन्स टू डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। डिफरेंट स्ट्रेटा, स्ट्रेटा यानी डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल, यानी एसेसिबिलिटी यानी एबल टू यूज, एसेसिबिलिटी यानी एबल टू यूज, यानी सोसाइटी में हर एक लेवल इक्वल नहीं है जो सब लोग वो चीज़ यूज़ करें। जैसे किसी के पास गाड़ी है तो सब लोग के पास गाड़ी होना जरूरी नहीं है, जो अमीर है उनके पास गाड़ी है, जो मिडिल क्लास है वो ना भी रखे गाड़ी, तो सबकी नीड्स अलग अलग होती है। तो इन्होंने वही कहा है कार्ल मार्क्स ने कि सबकी जो नीड्स होती है वो अलग अलग होती है, और उसके कारण क्या होता है, दिस इनइक्वालिटी कॉजेज अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस, और ये डिवीजन जो होता है उसके कारण क्लासेस में भेदभाव होते हैं, लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल। According to Marx, human history is the history of class struggle। यानी ह्यूमन हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री है किसका, क्लास स्ट्रगल, यानी जो भेदभाव हो रहा है वो। As the class that owns the means of production economically exploits the rest of the classes। यानी जो क्लास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होल्ड कर रहा है, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन होल्ड करेगा, जिसकी इंडस्ट्री है उसके पास प्रोडक्शन होगा, तो वो क्या करता है, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट यानी यूज करता है, छोटे लोगों का भरपूर यूज करता है, एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट ऑफ द क्लास, यानी बाकी लोगों को दबाता है। डास कैपिटल और ट्रेटाइज रिटन बाय हिम इज द मोस्ट रेफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी उसकी भी बुक है, क्या है, डास कैपिटल करके बुक है। ये आंसर सबसे इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स वाला। एनालिस्ट स्कूल, ये भी एक शॉर्ट नोट है। एट द ऑनसेट ऑफ द 20th century A new school of historiography arose in France। यानी फ्रांस में एक हिस्टोरियोग्राफी का जन्म हुआ जिसको एनालिस्ट स्कूल कहते हैं। एनालिस्ट स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग, यानी उसने एक नई दिशा दिखाई। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड नाउ दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स, यानी हिस्ट्री एक पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट लीडर्स एंड अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसीज एंड वॉर्स, इन सब के खाली इतना तक सीमित नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट क्लाइमेट, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social division and their collective psychology etc. in the historical time। यानी उसने इसको हिस्ट्री को एक्सपांड किया, उसने बोला किंग, वॉर, वो सब सीमित नहीं है, क्लाइमेट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, वो सबको भी इंक्लूड किया। द एनालिस्ट स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, इसका एक गिव रीजन भी है शायद और आंसर भी है, शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है। फेमिनिस्ट यानी फीमेल रिलेटेड, यानी कोई हिस्टोरियन फीमेल रिलेटेड था कि सोसाइटी में मेल डोमिनेंस होता है, मेल डोमिनेंस यानी मेल का ही पूरा कंट्रोल होता है फीमेल के ऊपर और हर जगह, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, फीमेल का भी अपना हक है, वो सब के बारे में उसने लड़ाई लड़ी थी।
तो देखो, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मींस द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमन, यानी रीस्ट्रक्चर करना, हिस्ट्री को रीस्ट्रक्चर करना किसकी नज़र से, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमन। द राइटिंग ऑफ सिमोनी डी बिहेवियर हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म, यानी उसने, ये हिस्टोरियन थी सिमोनी डी बिहेवियर, उसने हेल्प किया था एस्टेब्लिश करने में किसका, फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म को। She was French. The feminist historiography emphasized not only the inclusion of women in history, यानी उसने खाली women को include नहीं किया, but also on rethinking of the male dominant perspective of history. Male dominant यानी strong प्रभाव, influence, strong influence जो male का होता है उसके ऊपर भी उसने नज़र डालने बोला था। It drove historical research to focus in depth on various aspects, जैसे women's life such as their employment, यानी women काम कहाँ करती है, their role in trade union में उनका रोल क्या है, institutions working for their cause, यानी कोई institution उनके लिए क्या काम करती है, उनकी family life etc, यानी ये सब को भी include करो। In the historical writings after 1990, women are portrayed as an independent social class, यानी 1990 के बाद women को एक independent social class दिया गया था। मिचेल फौकॉल्ट, the French historian of 20th century, Michel Foucault brought forth a few concepts in historiography, यानी उसने थोड़े बहुत concepts लाए थे। He in his book Archaeology of Knowledge, ये इसकी भी बुक है, कौन सी, Archaeology of Knowledge, argued that prevailing practice of arranging historical events in a chronological order is not right, यानी उसने क्या बोला कि खाली historical events को chronological order में place करना उतना ही काफ़ी नहीं है। He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth, यानी उसने अटेंशन डाला कि आर्कोलॉजी के द्वारा खाली हम हिस्टोरिकल ट्रूथ तक नहीं पहुंचेंगे, बट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशंस इन पास्ट, यानी वो ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन भी करना जरूरी। खाली तुम हिस्टोरिकल इवेंट्स को निकालो, क्रोनोलॉजिकल उसको रख दो, उतना ही काफ़ी नहीं है। उसने बोला कि हर एक ट्रांजिशंस जो है उसको एक्सप्लेन भी करो। फौकॉल्ट felt that explaining the transition in history is more important. He called his method the archaeology of knowledge. उसने अपने मेथड को archaeology of knowledge कहा है। Foucault subjected the so far unacknowledged areas by historians, यानी उसने भी नए areas explore किया। देखो कहाँ पे, such as psychological disorders, science of medicine, prison administration to historical analysis, यानी उसने भी history को expand किया। Thus the scope of historiography kept continuously expanding, यानी धीरे धीरे हिस्टोरिकल ये एक्सपेंशन होते गया। राइटिंग ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स जैसे लिटरेचर हुआ, आर्किटेक्चर हुआ, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स, टेलीविजन एक्सेट्रा केम इनटू प्रैक्टिस, यानी ये सब चीज़ के बारे में हम आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक्स है, लिटरेचर है, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग, पेंटिंग, फिल्म, ड्रामास, टेलीविज़न, ये सब के बारे में एक एक चैप्टर है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी मंडे का लर्निंग, कितने आंसर्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आंसर्स है। तुम लोग में 25 to 30 शायद ना भी हो, कोई बुक में 25 to 30 वाले वर्ड्स के आंसर्स नहीं होंगे, वो फिर मास्टर की मैं टिक करा दूंगा क्योंकि वो भी आते हैं। तो मंडे के लिए लर्निंग में दो ब्रीफ ले लो, एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थियरी और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 आंसर वो ले लो। 2 आंसर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट डायलेक्टिक्स एंड एनालिसिस स्कूल, और 1 आंसर ये ले लो हिस्टोरिकल रिसर्च, रीजन वाला, गिव रीजन वाला, was driven to focus in various aspects of women's life। 2 ब्रीफ, 2 शॉर्ट नोट और एक्सप्लेन, 5 आंसर लर्निंग में मंडे को रहेगा। गॉट इट? तो 5 आंसर लर्न करके आना है, उसमें से मैं देखूंगा 2 या 3 दूंगा जो भी रहेगा। 2 ब्रीफ, 2 एक्सप्लेन और 1 एक्सप्लेन विद रीजन का फर्स्ट वन।
मास्टर की में और टेक्स्ट बुक सामने रखे, क्वेश्चन कौन सा क्या है वो पढ़ के आना, उगड़म बगड़म कुछ भी पढ़ के मत आना। थैंक यू। चलो।